नमस्कार। आज हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत को लेकर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए चक्रीय सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, जिसमें एक के बाद दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार अन्य अवस्थाओं के बाद वही चक्र पुनः दोहराया जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, पेरेटो व टाइनो भी प्रमुख स्थान रखते हैं, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत। सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को समझने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार सोरोकिन ये कहते हैं कि जिस प्रकार कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जन्म होता है, विकास होता है और मृत्यु की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार संस्कृतियों का भी चक्र चलता है। यानी संस्कृतियों में परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि संस्कृतियों में निरंतर चक्रीय चढ़ाव आते रहते हैं। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में 4 खंडों में गहनता से सामाजिक परिवर्तन को समझाते हुए 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा की है। ये हैं इंद्रियपरक संस्कृति, विचारणात्मक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति। हम एक एक करके इन संस्कृतियों को समझेंगे और फिर किस तरह से ये संस्कृतियाँ परिवर्तन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती हैं और समाज में परिवर्तन दिखाई देता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंद्रियपरक संस्कृति। इंद्रियपरक संस्कृति का संबंध इस जगत की उन आवश्यकताओं से है जिनसे भौतिक सुख की वृद्धि होती है। यानी शरीर की जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है, वह इंद्रियपरक संस्कृति करती हैं। जो वस्तुएं भावनात्मक हैं, जैसे कला, साहित्य, उनको भी ये संस्कृति यानी भौतिक आधार दे देती है। इस प्रकार की संस्कृति के उपादान को छूना, खाना, सूंघना कहा जा सकता है। सही अर्थों में कहें तो ये संस्कृति खाओ, पियो और मौज करो के दर्शन पर आधारित होती है। जो वस्तु इंद्रियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, वे इस संस्कृति में कोई स्थान नहीं रखती। इंद्रियपरक संस्कृति काल्पनिक दुनिया से हटकर यथार्थ के धरातल पर विचरण करती है। इस संस्कृति में धर्म का महत्व कम होता है तथा वस्तुओं के मूल्यांकन के आधार पर जो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, उसका महत्व अधिक होता है। व्यक्ति अधिक से अधिक समृद्ध होना चाहता है। वह भौतिक साधनों से संपन्न होने के लिए अवसरवादी संसाधनों का प्रयोग करता है, जैसा कि मिल्टन ने ये शब्द प्रयोग किया। इंद्रियपरक संस्कृति सुविधाएं जुटाने के अपने प्रयास में प्रौद्योगिकी का विस्तार करता है ताकि उनकी अधिकाधिक मांगों की पूर्ति की जा सके, जिससे आराम के संसाधन और बढ़ाए जा सके। और वर्तमान विश्व में इंद्रियपरक संस्कृति ने समस्त समाज को अपने प्रभाव में ले लिया, ऐसा हम देख सकते हैं। अब दूसरी संस्कृति है विचारणात्मक संस्कृति। इंद्रियपरक संस्कृति के विपरीत विचारणात्मक संस्कृति अपना ध्यान भौतिक जगत में न रखकर ईश्वरीय व आध्यात्मिक चिंतन में ज़्यादा रखती है। विचारणात्मक संस्कृति का उद्देश्य धर्म, दर्शन व अंतिम सत्य की खोज करना है। यह संस्कृति इस लोक के शारीरिक आरामों के विपरीत त्याग व संन्यास के पक्ष में ज़्यादा रहती है। ये उपयोगितावादी नहीं है।
संस्कृति इस लोक के शारीरिक आरामों के विपरीत त्याग व संन्यास के पक्ष में है। ये उपयोगितावादी नहीं है, उपभोक्तावादी नहीं है, न ही ये नवीन आविष्कारों में इनका विश्वास होता है। इसमें कला, साहित्य, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवहारिक व्यवस्थाएं सभी धर्म, आचार शास्त्र और ईश्वर से ओतप्रोत यानी उसके आसपास के विचारों से समाहित होती हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को ऐहिक परिकता से दूर हटाकर शाश्वत सत्य की खोज करवाना होता है। यानी विचारणात्मक संस्कृति इंद्रिय पर संस्कृति के बिल्कुल विपरीत होती है। अब तीसरी संस्कृति की बात करें तो वो है आदर्शवादी संस्कृति। यह संस्कृति इंद्रियों व विचारणात्मक संस्कृति के बीच की अवस्था है। यानी जब इंद्रिय पर संस्कृति विचारणात्मक संस्कृति की ओर जाती है अथवा विचारणात्मक संस्कृति इंद्रिय पर संस्कृति की ओर जाती है, तो वो जो मध्य स्थिति होती है, यानी जिसमें दोनों संस्कृतियों की विशेषताओं का समावेश होता है, वो आदर्शवादी संस्कृति का रूप ग्रहण करती है। आदर्शवादी संस्कृति में भौतिक सुखों और आध्यात्मिक चिंतन का समन्वय होता है। इसमें विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, आध्यात्मिक किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती। ज्ञान का उपभोग होता है। ये केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी होता है। सोरोकिन ने कहा कि परिवर्तन इन सांस्कृतिक दशाओं के बीच में एक उतार चढ़ाव है। कोई भी संस्कृति एक अवस्था में है जिसमें विभिन्न तत्व एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से संयुक्त होते हैं। उतार चढ़ाव की प्रक्रिया विचारणात्मक व इंद्रियप्रक संस्कृतियों के बीच चलती है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति के विकास की एक सीमा होती है, जिसके बाद वह परिवर्तन की प्रक्रिया में आती है, जिससे वह दूसरी संस्कृतियों को और उन्मुख होती है, किंतु बीच में उसे आदर्शवादी संस्कृति से भी मिलना होता है। जैसे इसको हम बहुत सिंपल उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि इंद्रिय पर संस्कृति को हम यूरोपीय समाज में देख सकते हैं इस समय, और विचारणात्मक संस्कृति हमारे जो परंपरागत समाज है उनमें देखी जा सकती है। किंतु जब इन दोनों संस्कृतियों का समावेश देखते हैं तो वो हमारे वर्तमान आधुनिक भारतीय समाज में देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक विचारणात्मक संस्कृति और इंद्रियप्रक संस्कृति के मध्य समन्वय किए हुए हैं। तो सोरोकिन के सिद्धांत से हमारे सामने दो प्रश्न उठे। स्वयं सोरोकिन ने भी उठाया कि हम ये जानना चाहते हैं कि अंतिम सत्य क्या है। दूसरा, जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अलग मूल्यों पर निर्धारित है। जहाँ इंद्रियप्रक संस्कृति भौतिकवादी सुखों को ज़्यादा सही मानती है, जिसको हम देख सकते हैं और उसी को वास्तविक मानती है, जबकि विचारणात्मक संस्कृति शाश्वत सत्य की बात करती है। तो इस तरह के प्रश्नों को जानने के लिए सोरोकिन ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि पहले जो हमें दिखता है अथवा जिसका सत्य के तीन उत्तर हो सकते हैं। जो हमें दिखता है अथवा जिसका इंद्रियों द्वारा बोध किया जा सके वही सत्य है। अतः कपड़े, मकान, फैक्ट्री, ये जो भी सब चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि हम इनका अनुभव इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी जो इंद्रिय बोध है वह सत्य नहीं है, परंतु वह एक चक्षु भ्रम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इनमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, अतः ये सत्य नहीं हो सकता। तीसरा सत्य वह है जो कि इंद्रिय बोधक है और वह भी जो इंद्रियातीत है। हम देखते हैं कि ये भी सत्य है और वह भी सत्य है, जो हमें नहीं देखता। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर है कि जब दूसरा प्रश्न था कि जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए, तो वो कहते हैं कि जब सत्य इंद्रियप्रक वस्तुओं को ही माना जाता है तो सर्वोच्च मूल्य होगा खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि इंद्रियप्रक संस्कृति उन्हीं मूल्यों पर निर्धारित होती है। क्योंकि ये संस्कृति जिसका आधार ये मूल्य है, उसे सोरोकिन ने इंद्रियप्रक संस्कृति कहा। इस संस्कृति में समाज व समुदाय भौतिक वस्तुओं के उपभोग और विज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्ति को महत्व देता है।
जब इंद्रियपरक बोध को असत्य माना जाता है, वह सत्य की परिकल्पना शाश्वत रूप में की जाती है, तब सर्वोच्च मूल्य त्याग होता है। इस जगत से पलायन हो जाता है, जगत को मिथ्या समझा जाता है। अतः व्यक्ति भौतिक उपभोगों से बचकर एकांत में आध्यात्मिकता की इच्छा रखता है। भारतीय दर्शन में हम देखें, जैसे शंकराचार्य का दृष्टिकोण इसी प्रकार का था। तो ऐसे मूल्यों की स्वीकृत करने वाली संस्कृति को सोरोकिन ने विचारणात्मक संस्कृति कहा। तीसरा, जैसे कि हमने पहले भी बात की, दोनों संस्कृतियों के समन्वय से भी इस प्रश्न के सत्य को दोनों स्वरूपों में देखा जा सकता है। जो इंद्रियपरक बोध है वह भी सत्य है, और जो इंद्रियातीत बोध है यानी विचारणात्मक बोध है वह भी सत्य है। ऐसी संस्कृति में भौतिक जीवन के उपभोग को निर्लिप्त भाव से भोगने के मूल्य सर्वोपरि बन जाते हैं। गीता का कर्म दर्शन, जिसके अंतर्गत फल की आशा किए बिना कर्म करने की व्यवस्था है, वह इसी श्रेणी में आएगा। इसी संस्कृति को सोरोकिन ने आदर्शवादी संस्कृति कहा। इस प्रकार सोरोकिन की स्पष्ट मान्यता है कि समाज इन्हीं संस्कृति के माध्यम से चक्रीय रूप में घूमता रहता है। वर्तमान में इंद्रियपरक संस्कृति का अत्यधिक महत्व है। कालांतर में हमारा समाज अन्य सांस्कृतिक परिस्थिति के दौर से गुजरा, ऐसी उनकी मान्यता थी। या हम ये देख सकते हैं कि जैसे यूरोपीय समाज इस समय इंद्रियपरक संस्कृति में अधिक समाहित है, किंतु धीरे धीरे वो विचारणात्मक संस्कृति की ओर जा रहा है। तो अब वहाँ इंद्रियपरक संस्कृति का स्थान विचारणात्मक संस्कृति ले रही है। और ऐसे ही भारतीय समाज को हम देखें तो वो एक आदर्शवादी संस्कृति के रूप में हमें दिखाई देता है, जहाँ भौतिकवादी चीज़ों को भी महत्व दिया जाता है, तो शाश्वत सत्य यानी आध्यात्मिक विश्वास व्यवस्था को, चिंतन को भी उसमें समाहित गया है। तो सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सोरोकिन का यह चक्रीय सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास करता है कि हम सत्य किसे माने। सत्य यानी वास्तविकता हम उस संस्कृति द्वारा निर्धारित होकर मानी जाएगी कि इंद्रियपरक संस्कृति में वही सत्य है जो उस संस्कृति के मूल्य हैं। विचारणात्मक संस्कृति में वही सत्य है जो संस्कृति का उद्देश्य है, दर्शन है, और जो उसको सही मानता है। तो हमें वास्तविकता सत्य को उस संस्कृति के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सामाजिक परिवर्तन को भी यदि हमें समझना है तो इस चक्रीय सिद्धांत के द्वारा भी समझ सकते हैं कि समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तित होता हुआ अपना स्वरूप बदलता है। किंतु ये परिवर्तन एक निरंतर रेखीय रूप में नहीं होता, बल्कि एक चक्रीय रूप में होता है कि एक अवस्था के बाद हम दूसरी अवस्था में जाते हैं, दूसरी से तीसरी अवस्था में जाते हैं, और पुनः फिर उसी अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। यानी कोई समाज जब प्रारंभ में इंद्रियपरक संस्कृति से अधिक प्रभावित था, तो धीरे धीरे वो विचारणात्मक संस्कृति की तरफ बढ़ता है, और दोनों के समन्वय से फिर वो आदर्शवादी संस्कृति भी दिखाई देती है। पुनः वह समाज इंद्रियपरक संस्कृति या विचारणात्मक संस्कृति की तरफ आ सकता है। तो इस तरह से ये परिवर्तन का चक्रीय स्वरूप हमें समाज में दिखाई देता है, जैसा कि सोरोकिन मानते हैं। सोरोकिन के साथ ही चक्रीय सिद्धांत को पेरेटो ने भी समझाने का प्रयास किया है, और टॉयनबी ने भी समझाने का प्रयास किया है। पेरेटो ने इसमें अभिजात वर्ग के आधार पर सिद्धांत को समझाने का समझाया है कि किस तरह से सामाजिक परिवर्तन होता है। पेरेटो ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन समूह की जो राजनीतिक सत्ता है उनमें होने वाले संघर्ष का परिणाम होता है। यानी प्रत्येक काल में समाज में दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग होता है, दूसरा निम्न वर्ग होता है। इन दोनों वर्गों के बीच में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, उच्च वर्ग अथवा दूसरा निम्न वर्ग।
एक वर्ग दूसरे का स्थान ग्रहण करने में लगा रहता है और ये चक्रीय गति से चलता रहता है। अर्थात जो अभिजात वर्ग है वह अपने गुणों को खोकर निम्न वर्ग में आ जाता है और उनके स्थान को भरने के लिए निम्न वर्ग जो बुद्धिमान, चतुर और चरित्रवान होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और ये क्रिया निरंतर रूप से चलती है, यानी चक्रीय ढंग से चलती रहती है। तो पेरेटो का जो चक्रीय सिद्धांत है वो अभिजात वर्ग के संचार से संबंधित सिद्धांत है कि किस तरह से दो वर्गों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और एक का स्थान दूसरा ले लेता है और ये समाज में परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए ये चक्रीय सिद्धांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं जो किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। धन्यवाद।